नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन जो चर्चा करने वाले हैं ये अपने के पास में मिश्रित संयोजन या फिर अपन इसको बोलेंगे मिक्स कनेक्शन या मिश्रित क्रम। इससे पहले अपने पास दोनों संयोजन की अपन चर्चा कर चुके हैं, सीरीज कनेक्शन, श्रेणी क्रम, पैरेलल कनेक्शन, अपने पास समांतर क्रम। दोनों की जो चर्चा करी थी उसमें अपन ने दोनों के अलग अलग मान निकाले थे, अलग अलग न्यूमेरिकल करके देखे थे। यहाँ जो संयोजन है ये मिश्रित है, यहाँ अपन को श्रेणी संयोजन की भी जानकारी होनी चाहिए और समांतर संयोजन की भी जानकारी होनी चाहिए। तो सीरीज और पैरेलल दोनों का यदि अपन को अच्छी तरह कन्फर्म पता है तो अपना मिश्रित संयोजन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो मिश्रित संयोजन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अब अपन यहाँ पे दोनों के बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो को देखने से पहले आप श्रेणी क्रम की सीरीज कनेक्शन वाली वीडियो और पैरेलल कनेक्शन वाली वीडियो जरूर देखें, तो इसमें अपने को कुछ पता लगेगा, नहीं तो सारी बात हवा में चलेगी। चलो अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो मिश्रित संयोजन, और मिश्रित संयोजन किसको बोलते हैं या मिश्रित संयोजन की परिभाषा क्या है। तो अपन यहाँ पे मिश्रित संयोजन को डायग्राम में देख के भी व्यक्त कर सकते हैं भाई प्रतिरोधकों का एक ऐसा संयोजन, प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें कुछ प्रतिरोधक, कुछ जो रेजिस्टेंस हैं श्रेणी क्रम में हैं, तो कुछ प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में एवं कुछ प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो ये हुई इसकी परिभाषा, रेजिस्टेंस का या प्रतिरोधकों का एक ऐसा संयोजन जिसमें कुछ प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और कुछ प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो ऐसे संयोजन को अपन बोलते हैं मिश्रित क्रम या मिश्रित संयोजन या मिक्स्ड कनेक्शन या कंबाइंड कनेक्शन। तो अपने पास में यहाँ पर यदि डायग्राम को देखें, डायग्राम को यदि अपन देखें गौर से, तो अपने पास में R1 और R2, R3, R4 और R5 पांच रेजिस्टेंस हैं। उनमें से R1 और R2 को अपन पहचान सकते हैं आसानी से कि ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। तो R1 और R2 जो हैं ये दोनों अपने पास जुड़े हुए हैं कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये दोनों श्रेणी क्रम में। R3, R4 और R5 ये अपन के पास जुड़े हुए हैं समांतर या समानांतर या पैरेलल कनेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले तो ग्रुपों की पहचान कर लो भाई कितने ग्रुप हैं और वो कौन कौन से संयोजन में हो सकता था। अपने पास में यहाँ पे दो ग्रुप हो गए, मान लो इसको अपन नाम दे दें A और इसको अपन नाम दे दें B, तो दो ग्रुप हो गए। हो सकता था इसके बाद और एक ग्रुप होता और वो ग्रुप श्रेणी में भी हो सकता था, वो ग्रुप समानांतर में भी हो सकता था। तो सबसे मेन चीज अपन को सबसे पहले तो ग्रुप जो इसमें जो भी ग्रुप हैं उनको क्लियर करो भाई ग्रुप हैं, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 4, 6 कितने ग्रुप हैं। उन ग्रुपों की ये पहचान करो भाई कौन सा ग्रुप तो अपना श्रेणी क्रम में है और कौन सा ग्रुप अपना समानांतर क्रम में है, कौन सा पैरेलल में है। श्रेणी क्रम में अपन को याद रखना है भाई कौन सी चीजें एक समान रहेंगी, कौन सी राशि का मान अलग अलग रहेगा। समांतर क्रम में भी याद रखना है भाई कौन सी राशि का मान एक समान होता है समांतर क्रम में और कौन सी राशि का मान अलग अलग होता है। तो ये दोनों श्रेणी और समांतर के जब ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे तो मिश्रित क्रम अपना क्लियर होगा, नहीं तो मिश्रित क्रम क्लियर नहीं होगा। तो अपने पास में यदि अपन चर्चा करें यहाँ पे तो अपन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो अपन से पूछी जाती है परिपथ की कुल धारा या परिपथ का कुल प्रतिरोध या परिपथ का कुल वोल्टेज ड्रॉप, या फिर अपन से पूछा जाता है अलग अलग का R1 की धारा पूछ सकता है, R1 का वोल्टेज ड्रॉप पूछ सकता है, या R2 की धारा या वोल्टेज ड्रॉप, या R3, R4 और R5 में से किसी की भी एक की धारा पूछ लेगा या किसी के भी एक के वोल्टेज ड्रॉप पूछ लेगा। तो अपन को पास सबसे पहले अपन मिश्रित संयोजन को पढ़ें या अपन समानांतर संयोजन को पढ़ें या श्रेणी संयोजन को पढ़ें। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखनी है, अपने पास चाहे संयोजन श्रेणी है या फिर समांतर है, कोई सा भी है, मिश्रित संयोजन है, अपन से एक चीज आएगी कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान। और कुल वोल्टेज ड्रॉप का जो मान होता है ये हमेशा किसके बराबर आएगा, स्रोत वोल्टेज के बराबर। कोई भी परिपथ है और कोई भी संयोजन है,
चाहे वो श्रेणी संयोजन हो रहा है प्रतिरोधकों का, या समांतर संयोजन हो रहा है, या फिर मिश्रित संयोजन हो रहा है, कैसा भी संयोजन हो रहा है, किसी भी टाइप का है, कुल वोल्टेज ड्रॉप को सबसे पहले एक बहुत शॉर्ट तरीका है, उसको अपन यहाँ देखें। लॉन्ग तरीका अपन ने दोनों में अलग अलग पढ़ रखा है और अभी भी अपन उसको बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक ऐसी राशि जिसके लिए कोई कैलकुलेशन अपन को करने की जरूरत नहीं है, चाहे अपन सीरीज, समांतर और मिश्रित कोई सा भी संयोजन पढ़े, कुल वोल्टेज ड्रॉप यदि इस परिपथ के कुल वोल्टेज ड्रॉप यदि अपन से पूछे जाएं, तो किसी भी परिपथ के किसी भी संयोजन में वोल्टेज ड्रॉप का मान जब भी पूछा जाए तो वो वोल्टेज ड्रॉप का मान हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर रहेगा। तो कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान हमेशा किसके बराबर रहेगा? स्रोत वोल्टेज के बराबर। तो यदि अपन से कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान यहाँ पे पूछा जाए तो कुल वोल्टेज ड्रॉप का जो मान आएगा, अब कुल वोल्टेज जो ड्रॉप होता है उसको अपन दर्शाते हैं किससे? VT से। तो कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान या VT का जो मान आएगा, ये तो अपने पास सीधा सीधा ज्ञात हो गया, कितना? 24 वोल्ट, स्रोत वोल्टेज के बराबर। अब अपन यदि अपने पास दूसरे पॉइंट पे चर्चा करें, अपन से इस परिपथ की कुल धारा अपन को पता होनी चाहिए, कुल प्रतिरोध ज्ञात होना चाहिए। तो अपने पास में सीक्वेंस से अपन को निकालना है, तो अपने पास चाहे कुल धारा पूछे या अपन से कुल प्रतिरोध पूछे या कुल वोल्टेज ड्रॉप अपन से पूछे, तो अपने को थोड़ा सा एक दिमाग में आइडिया रखना है कि भाई कुल वोल्टेज के लिए तो अपन को कोई कैलकुलेशन ज्ञात करनी नहीं है। यदि अपन से परिपथ का कुल वोल्टेज ड्रॉप पूछे तो इसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। कोई भी परिपथ हो और कोई भी संयोजन हो, कोई भी परिपथ हो और कोई भी संयोजन हो, कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर। तो एक मान तो अपने पास बिना किसी कैलकुलेशन के निकलेगा तीनों संयोजनों में, 24 वोल्ट यहाँ आंसर आ गया इसका। अब अपन को मान लो चाहिए कुल धारा, तो थोड़ा सा अपने दिमाग लगा के देखें कि I बराबर होता है B/R। कुल यदि धारा चाहिए अपन को तो कुल वोल्टेज का मान चाहिए और कुल प्रतिरोध का मान चाहिए। अब अपने पास में कुल वोल्टेज का मान तो है, लेकिन कुल प्रतिरोध का मान अपने पास नहीं है। तो ऐसे में अपन को याद रखना, जब अपने को कुल धारा यदि ज्ञात करनी पड़े तो सबसे पहले अपन को जरूरत पड़ेगी कुल वोल्टेज की, और कुल वोल्टेज के लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सीधा अपन को स्रोत वोल्टेज का मान उठा लेना है। लेकिन अब कुल प्रतिरोध चाहिए, कुल धारा ज्ञात करने के लिए कुल वोल्टेज के साथ साथ किसका मान चाहिए? कुल प्रतिरोध का। अब कुल प्रतिरोध का मान अपने पास नहीं है, क्योंकि कुल प्रतिरोध का मान जब आएगा जब अपन इन सब का मान निकालेंगे। यहाँ तो प्रतिरोध का मान अलग अलग बिखरा पड़ा है। तो सबसे पहले अपन ऐसे संयोजन में जब भी कुल धारा निकालनी है तो अपने पास में कुल प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तब जाके अपन के पास में कुल वोल्टेज होगा और कुल प्रतिरोध होगा, तब जाके अपनी कुल धारा का मान आएगा। तो अपन अब सबसे पहले कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, और मिश्रित संयोजन में जब भी अपन को कुल प्रतिरोध निकालना हो तो सबसे पहले निगाह करो भाई अपने पास ग्रुप कितने हैं, और जितने ग्रुप हैं उनको सबसे पहले डिसाइड करो भाई कौन सा ग्रुप तो श्रेणी क्रम में है और कौन सा ग्रुप समानांतर क्रम में है, कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में है। तो अपने पास यदि यहाँ गौर करें तो दो ग्रुप बन रहे हैं अपने पास दो ग्रुप है। ये पूरा ग्रुप अपने पास कौन से क्रम में है? श्रेणी में। यदि इस पूरे ग्रुप की यदि इसको अपन छुपा लें और इसकी यदि चर्चा करें तो ये पूरा जो कनेक्शन है, पूरा ग्रुप है R3, R4 और R5 का जो ग्रुप है, ये पूरा कौन से संयोजन में? समानांतर संयोजन या पैरेलल कनेक्शन में है। तो सबसे पहले तो ग्रुप डिसाइड होने चाहिए कि कितने ग्रुप हैं। यहाँ 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, और वो ग्रुप है कौन कौन से संयोजन में। तो एक ग्रुप की यदि चर्चा करें तो ये श्रेणी क्रम में है, और जहाँ अपने पास जो ग्रुप श्रेणी संयोजन में है तो वहाँ अपन को श्रेणी के फॉर्मूले, श्रेणी के अपन को न्यूमेरिकल्स जिस तरीके से करें उस तरीके से सॉल्व करने। जो ग्रुप समानांतर में है तो समानांतर क्रम के जो भी समीकरण थे, फॉर्मूले थे, वो अपन को समानांतर में काम में लेंगे। अब अपने पास में सबसे पहले अपन ग्रुपों की चर्चा कर लें, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो अपन यहाँ कुल प्रतिरोध अपन को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अपन को जरूरत पड़ेगी भी ग्रुप ए का कुल प्रतिरोध चाहिए। पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध जब ज्ञात करना है तो अपन को जरूरत पड़ेगी ग्रुप ए के कुल प्रतिरोध प्लस ग्रुप बी का कुल प्रतिरोध। यदि अपन को
परिपथ का कुल प्रतिरोध चाहिए, कुल प्रतिरोध बोले तो RT, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध चाहिए तो अपन को सबसे पहले जरूरत पड़ेगी ग्रुप ए का कुल प्रतिरोध प्लस ग्रुप बी का कुल प्रतिरोध। अब ग्रुप ए का कुल प्रतिरोध निकालने से पहले ये सोच लो कि अब अपन को सूत्र, समीकरण या फॉर्मूले श्रेणी के काम में लेने या समानांतर के। तो अपन ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई यहाँ पे धारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि अपन देखें तो यहाँ धारा को प्रवाहित होने के लिए केवल और केवल एक मार्ग है, और जिस संयोजन में धारा को प्रवाहित होने के लिए केवल एक ही मार्ग हो वो संयोजन कहलाता है अपन का श्रेणी संयोजन या सीरीज कनेक्शन। तो ग्रुप ए का यदि अपन को प्रतिरोध चाहिए भाई ये तब ज्ञात होगा जब अपने पास ग्रुप ए का कुल प्रतिरोध आएगा और ग्रुप बी का आएगा। तो अपन अब तीसरे नंबर पे निकालते हैं ग्रुप ए का कुल प्रतिरोध। ग्रुप ए का कुल प्रतिरोध, ग्रुप ए का जो कुल प्रतिरोध आएगा वो श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में है तो अपने पास यहाँ अपन को मान निकालना है तो RT बराबर अपन R1 प्लस R2, क्योंकि ग्रुप ए में दो ही प्रतिरोध हैं, एक तो R1 है और दूसरा R2 है। अब अपने पास RT बराबर R1 यदि अपन निकालेंगे तो कुल प्रतिरोध का जो मान आएगा तो R1 का जो मान है वो तो अपने पास 4 ओम है और R2 का जो मान है वो 2 ओम है। तो यहाँ पे अपने पास RT का जो मान आया वो कितने ओम आया, 6 ओम आ गया। ये 6 ओम जो मान आया है कुल प्रतिरोध, ये कुल प्रतिरोध परिपथ का नहीं आया, ये कुल प्रतिरोध तो है लेकिन किसका है, ग्रुप ए का कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 6 ओम। यदि अपन को RT का पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध चाहिए, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध चाहिए तो अपन को ग्रुप ए का प्रतिरोध चाहिए, और ग्रुप ए का प्रतिरोध आ गया। ग्रुप ए के प्रतिरोध के बाद अपन को जरूरत पड़ेगी ग्रुप बी के कुल प्रतिरोध की, और ग्रुप बी का सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए ग्रुप बी समांतर में है या श्रेणी में है। तो अपने पास सबसे पहले डिसाइड किया कि ग्रुप बी जो है वो समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो वहां अपन को फॉर्मूले समानांतर क्रम की जरूरत पड़ेगी। तो यहां तक तो अपन ने क्लियर कर लिया कि परिपथ का कुल प्रतिरोध चाहिए तो अपन को ग्रुप ए का कुल प्रतिरोध प्लस अपन को ग्रुप बी का कुल प्रतिरोध, इन दोनों में से अपन ने ग्रुप ए का कुल प्रतिरोध निकाल लिया। RT बराबर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 समीकरण क्यों काम में लिया, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में थे। तो यहाँ पे इसके समीकरण के हिसाब से अपन ने कैलकुलेशन करी तो ग्रुप ए का जो कुल प्रतिरोध आया वो आया 6 ओम। तो ग्रुप ए के कुल प्रतिरोध की जगह तो अपन ने कितना रख दिया, 6। अब अपन को चाहिए ग्रुप बी का कुल प्रतिरोध, तो ग्रुप बी समांतर में जुड़ा हुआ है तो इसका मान अपन अलग से निकालेंगे। तो अपने पास ग्रुप वी का कुल प्रतिरोध अपन को निकालना है, तो सबसे पहले डिसाइड कर लो भाई समांतर के फॉर्मूले लगेंगे या श्रेणी के। तो ग्रुप बी का जो कुल प्रतिरोध अपन को निकालना है तो अपने पास यहाँ समीकरण लगेगा 1/RT। 1/RT बराबर अपन लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, लेकिन यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो अपने पास में R3, R4 और R5 है, तो अपन सीधा यहाँ पे 1/RT बराबर 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ये अपन ने क्यों लिखा है अपन ने इसको, क्योंकि यहाँ जो रेजिस्टेंस हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए वो R3, R4 और R5 है। R1 अपना समांतर में नहीं है, R1 और R2 तो कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो अपन अब यदि चर्चा करें यहाँ पे तो 1/RT 1/R3 की जगह R3 का मान लिखे, और R3 का मान है अपने पास 6 ओम, R4 का मान भी 6 ओम और R5 का मान भी 6 ओम। सबके मान अपन ने एक समान इसलिए लिए कि अपन को स्टार्टिंग के समय कैलकुलेशन को समझने में आसानी रहे। मान 6 की जगह ये 6, 7, 8 ओम भी हो सकते थे, 100, 200, 300 ओम भी हो सकते थे, 100 ओम के हो सकते थे, 50 ओम के भी हो सकते थे, एक 10 ओम का, 100 ओम का, एक 1000 ओम का भी हो सकता था। मान कुछ भी हो सकते, लेकिन पहले अपन को सबसे पहले वीडियो में अपन को इनको सॉल्व कैसे करना है ये सीखना है। बाकी बाद में आपको न्यूमेरिकल के वीडियो पूरे अलग से मिलेंगे जहां अपन के पास समान मान के भी आएंगे और असमान मान के भी आएंगे। तो चलो इसमें अपन यदि देखें तो अपन 1/6 से इनका यदि अपन एलसीएम लेंगे तो 1/RT का जो मान आएगा, 1/RT का जो मान आएगा, ये RT का मान नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। 1/RT का जो मान आएगा तो अपने पास यहाँ 6,
अपन 6 का भाग देंगे 6 में एक बार, फिर यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, तो ये आएगा अपने पास में 3/6। ये जो मान आ रहा है किसका आ रहा है 1/RT का, जबकि अपन को मान चाहिए किसका RT का, और RT का जब मान आएगा, RT का जो मान आएगा तो ये हो जाएगा 6/3, तो अपने पास RT का जो मान आएगा वो आएगा 2 ओम। अब ये जो RT आया कुल प्रतिरोध तो आया, लेकिन परिपथ का आया या ग्रुप ए का है या ग्रुप बी का है, ये कंफर्म रखना है भाई। अपन ने RT का मान 2 ओम आया, लेकिन ये जो 2 ओम आया है ये मान किसका है, पूरे परिपथ का है या ग्रुप ए का है या ग्रुप बी का है। तो ग्रुप बी का जो कुल प्रतिरोध है वो अपन 1/RT समीकरण से निकाल लिया, या तो इस समीकरण से निकाल लें। दूसरा पॉइंट अपन को ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ जो प्रतिरोधक हैं ये सभी समान मान के हैं। ये भी 6 ओम का है, R4 भी 6 ओम का है, R5 भी 6 ओम का है। जब ये सब समान मान के हैं तो अपने पास एक दूसरा फॉर्मूला भी था, जहाँ पे अपन सीधा एक तरीका था अपन के पास में RT बराबर R/N, ये भी अपने पास दूसरा फॉर्मूला भी था, अपन इससे भी मान निकाल सकते हैं सीधा सीधा। तो RT बराबर अपन R जो दर्शाता है वो एक प्रतिरोधक का मान। इस समीकरण में ये R क्या दर्शाता है, एक प्रतिरोधक का मान। तो अपन R3, R4, R5 सभी समान मान के, तो किसी का भी मान ले लो वही आएगा अपने पास। N जो दर्शाता है ये दर्शाता है कुल प्रतिरोधकों की संख्या। अब यहाँ कुल प्रतिरोधकों की संख्या 3, यदि यहाँ 6 होती तो अपन 6 लेते, 10 होते ऐसे प्रतिरोधक तो अपन 10 लेते, किसका मान N का। लेकिन N दर्शाता है प्रतिरोधकों की संख्या, और असमय प्रतिरोधकों की जो संख्या है वो है 3। तो R की जगह तो रखा अपन ने 6 और N की जगह अपन रखेंगे 3, तो भी अपने पास RT का जो मान आएगा ये 2 ओम आएगा। जो तरीका अपन को अच्छा लगे उससे मान निकाल लें, दोनों से अपने पास आंसर सही आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये केवल और केवल काम करेगा किसमें, समान मान में। ये जो काम करेगा ये केवल समान मान के लिए काम करेगा, अलग अलग मान के होंगे तो अपने पास 1/RT का फॉर्मूला ही चाहिए। और अब यहाँ ये याद रखना कि 1/3 जो 6 आया ये 1/RT का मान है, जबकि अपन को मान चाहिए होता है RT का, और RT का मान जब अपन निकालेंगे तो बजरोड़ा करके ये हो जाएगा 6/3, और 6/3 का मान आएगा अपने पास 2 ओम। तो ग्रुप ए का मान अपने पास आया था 6 ओम। ग्रुप ए का जो मान आया था वो 6 ओम आया था। ग्रुप बी पे अपन चर्चा कर रहे हैं, तो ग्रुप बी का जो मान आया वो आया अपने पास में 2 ओम। अपन चर्चा कर रहे थे परिपथ के कुल प्रतिरोध की, अपन चर्चा कर रहे थे परिपथ के कुल प्रतिरोध की। तो कुल प्रतिरोध जो आएगा वो ग्रुप ए प्लस ग्रुप बी का दोनों का जो कुल प्रतिरोध आएगा, तो ग्रुप ए का कुल प्रतिरोध तो आ गया कितना 6 ओम। ग्रुप बी का जो कुल प्रतिरोध है वो कितना है 2 ओम है अपने पास। अब अपन यदि इन दोनों को जोड़ दें, ग्रुप ए का कुल प्रतिरोध 6, ग्रुप बी का कुल प्रतिरोध 2, तो ये आएगा कितना 8 ओम। अब 8 ओम जो रेजिस्टेंस है वो किसका है, तो वो है अपन के परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब अपने पास ये देखो परिपथ का कुल प्रतिरोध और कुल वोल्टेज दो राशि अपने पास आ चुकी है। परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया है और परिपथ का कुल वोल्टेज ड्रॉप है अपने पास। तो अपन अब क्या परिपथ की कुल धारा निकाल सकते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ भाई निकाल सकते हैं। पहले क्यों नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि अपन को कुल धारा यदि बोले परिपथ की कुल धारा, तो कुल धारा यदि अपन को ज्ञात करनी है तो इस कुल धारा को अपन किससे दिखाते हैं IT से, और अपने पास IT बराबर होता है BT/RT। तो अपन एक तो ये पढ़ते हैं I बराबर B/R, तो ये एक निश्चित वैल्यू, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के देगा। लेकिन अपन को यहाँ पूरे परिपथ की टोटल धारा चाहिए, तो टोटल धारा चाहिए तो भैया वोल्टेज भी टोटल चाहिए और प्रतिरोध भी टोटल चाहिए, इनमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अपन सोचें थोड़े बहुत वोल्टेज कम ले लें और काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। पूरे अपन को कुल वोल्टेज और कुल प्रतिरोध। अब इस समय पे अपने पास में परिपथ का कुल वोल्टेज भी है और परिपथ का कुल वोल्टेज ड्रॉप हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहाँ अपन ने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान हमेशा बराबर रहेगा किसके, स्रोत वोल्टेज के। तो कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान और स्रोत वोल्टेज की जगह अपन ने रख दिया 24 वोल्ट, क्योंकि अपने पास जो स्रोत लगा हुआ है वो कितने वोल्ट का, 24 का।
तो कुल वोल्टेज ड्रॉप BT का मान तो डायरेक्ट आ गया बिना किसी कैलकुलेशन के। अब इसको अपन अलग अलग मान निकाल के भी जोड़ के भी देखेंगे कि ये 24 ही आता है या कुछ और आता है। तो अपने पास में कुल प्रतिरोध की जब बात आई तो अपन को जरूरत पड़ी भाई पहले अपन को ग्रुप ए का कुल प्रतिरोध चाहिए, फिर ग्रुप बी का चाहिए, और दोनों ग्रुप का कुल प्रतिरोध जो आएगा उनको जोड़ेंगे, तब जाके अपन को मिलेगा परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब परिपथ का कुल जो प्रतिरोध है उसका मान भी अपने पास में है कितना, 8 ओम। अब अपन ने ग्रुप ए का अलग निकाल लिया, ग्रुप बी का अलग निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया तो अपने पास 8 ओम परिपथ का आ गया। अब अपन परिपथ की कुल धारा निकाल सकते हैं। अब अपने पास IT बराबर BT, तो BT का मान है अपने पास, भाई BT का मान है कितना, 24 वोल्ट, तो अपन यहाँ रखेंगे BT की जगह 24। अब अपन को चाहिए RT का मान, तो अपने पास परिपथ का कुल प्रतिरोध RT का मान भी है कितना, 8 ओम, यहाँ रखेंगे अपन 8 ओम। तो IT का मान, IT बराबर अपने पास आएगा 3 एम्पियर। तो ये जो मान आया है ये किसका आया, IT बोले तो परिपथ की कुल धारा। अब अपने पास 3 मान क्लियर हो चुके हैं कि इस पूरे परिपथ का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 24 वोल्ट। इस पूरे परिपथ को मिलाकर के प्रतिरोध का जो मान आएगा वो कंफर्म हो चुका है, 8 ओम। इस पूरे परिपथ में कुल धारा का जो मान है वो 3 एम्पियर है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये पूरे परिपथ की बात हो रही है। अपन ने इसको मोटे तौर पे देखा भाई अपन को पूरे परिपथ का, लेकिन अपन जब परिपथ में घुसेंगे तो हो सकता है वो अपन से R1 की धारा पूछ ले, हो सकता है वो अपन से R2 की धारा पूछ ले, हो सकता है R1 का अपन से वो वोल्टेज पूछ ले, हो सकता है R2 की धारा पूछ ले, या फिर R2 का वोल्टेज पूछ ले, या फिर R3 की धारा पूछ ले, या फिर वोल्टेज, या फिर R4 या R5 में से किसी से भी अलग अलग प्रतिरोधक में धारा का मान पूछ सकता है। किसी भी प्रतिरोधक के अंदर वो अपन से वोल्टेज ड्रॉप का मान पूछ सकता है। अब तक जो मान आए हैं वो पूरे परिपथ के, अब इनको अलग अलग अपन को कैलकुलेट करके देखना है। तो यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अपन को यहाँ तक पूरा क्लियर आ गया होगा। अब इसे मैं अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो अपन के पास इनके अलग अलग मान निकल के आएंगे। अलग अलग मान निकल के आएंगे तो उनकी कैलकुलेशन के लिए अब अपने पास जगह कम पड़ गई है, और जगह कम पड़ गई तो ये अपन ने जो पढ़ा है ये मिटाना होगा। तो अपन इसको साफ कर देते हैं यहाँ पे। चलो जी, थोड़ा बोर्ड आपका टाइम बचाने के लिए बोर्ड को साफ करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक दे दिया था, ऐसा लग रहा होगा वीडियो रुक गई बीच में। चलो अपन चर्चा कर रहे थे, एक पॉइंट तो अपना ये क्लियर हो गया परिपथ का, परिपथ का कुल वोल्टेज ड्रॉप, तो ये अपन ने क्लियर कर लिया था। परिपथ का कुल वोल्टेज ड्रॉप हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर रहेगा, तो इसका तो मान आ गया अपने पास में 24 वोल्ट। दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया था अपने पास परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध बोले तो RT का जो मान आया था ये आया था अपने पास में 8 ओम। तीसरा एक पॉइंट ये क्लियर हो गया था, इस पूरे परिपथ में धारा का मान क्या है, तो परिपथ की कुल धारा, और कुल धारा बोले तो IT बराबर अपने पास में आया था 3 एम्पियर, और ये जो मान है ये अपने पास BT का मान। तो अपने पास में ये 3 आंसर तो आ चुके हैं। क्या यदि अपन से परिपथ की कुल धारा पूछे, या कुल प्रतिरोध, या कुल वोल्टेज पूछे, तो ये तीनों अच्छी तरीके से अपन ने समझ लिए हैं, क्लियर हो गए होंगे। यहाँ क्लियर नहीं है तो आगे आने वाली वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, उनमें ये पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ अपन को आंसर नहीं देना है, आंसर किस तरीके से देना है, इसको हल कैसे करना है, इसको सीखने की ज़रूरत है। यहाँ अपन को ये सीखना है भाई आंसर किस तरीके से निकालें। तो सबसे पहले तो अपन ये 3 वैल्यू निकाल लें। एक वैल्यू के लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, श्रेणी हो या समांतर संयोजन हो या मिश्रित हो, कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर है। तो इसके लिए तो कोई कैलकुलेशन नहीं करी, अपन ने सीधा 24 वोल्ट आंसर यहाँ रख दिया। परिपथ का कुल प्रतिरोध अपन ने अलग अलग निकाला, पहले ग्रुप ए का निकाला, फिर ग्रुप बी का, और दोनों का जोड़ दिया तो वो परिपथ का कुल प्रतिरोध हुआ। और परिपथ की कुल धारा जब अपने पास में
अब BT का मान है, RT का मान है, तो अपने पास IT बराबर 3 एम्पियर का मान भी आ गया। अब अपन को ये देखना है भाई, अपन को चौथा पॉइंट चर्चा करनी है। अपन के पास परिपथ की कुल धारा है, अपने पास चर्चा करेंगे अपन ग्रुप ए में कुल धारा का मान कितना है। भाई ये तो अपन ने जो निकाली है ये पूरे परिपथ की निकाली है, ये ध्यान रखना। अब अपन को ग्रुप ए की धारा चाहिए। अब ग्रुप ए में कुल धारा का मान, तो सबसे पहले तो ये देखो ग्रुप ए कौन से क्रम में है, ग्रुप ए कौन से क्रम में है। तो ग्रुप जो ए है ये श्रेणी क्रम में है, ग्रुप ए श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में धारा का जो मान होता है, श्रेणी क्रम में धारा का जो मान होता है वो अपन ने श्रेणी क्रम वाली वीडियो में पढ़ा था, वो होता है परिपथ की कुल धारा के बराबर। ये पॉइंट अपन ने श्रेणी संयोजन में क्लियर कर लिया था। तो आज अपन को इसकी फिर जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले अपन को बात तो है कि भाई ग्रुप ए में कुल धारा का मान R1 R2 में नहीं, ये पूरा पूछ रहा है ग्रुप जो ए है उसमें R1 है, R2 है, अगले न्यूमेरिकल में R3 हो सकता है, उसमें R4 भी हो सकता है, लेकिन अपन को मान निकालने का तरीका हर जगह एक ही रहेगा। चाहे इसमें 5 प्रतिरोधक होते तो भी तरीका यही रहता। तो ग्रुप ए में कुल धारा जब ज्ञात करनी है तो सबसे पहले तो फोकस करना है ग्रुप ए जो है वो कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। भाई यहाँ से अपन यदि देखें तो ये पूरा ग्रुप ए है, और यहाँ से अपन ये देखें तो R1 के साथ अपने पास R2 जुड़ा हुआ है, R1 के साथ R2, और इस पूरे ग्रुप को देखें तो ये पूरा ग्रुप कौन से क्रम में है, श्रेणी में। और श्रेणी क्रम में धारा का जो मान होता है वो परिपथ की कुल धारा के बराबर। परिपथ की यदि कुल धारा बोली जाए तो इसको अपन बोलते हैं IT, और ये देखो IT का मान अपने पास है या नहीं है, तो यस IT का मान अपने पास है, IT का मान 3 एम्पियर है। तो ग्रुप ए की कुल धारा का मान, ग्रुप ए की यहाँ लिख देते हैं अपन, ग्रुप ए की कुल धारा का जो मान आएगा ये कितना आएगा, 3 एम्पियर आएगा। अब अपन 5वां पॉइंट क्लियर कर लेते हैं भाई, ग्रुप बी में कुल धारा, ग्रुप की चर्चा हो रही है ये याद रखना, ग्रुप बी में कुल धारा का मान कितना होगा। अब अपन को इस पूरे ग्रुप बी को देखना है। अब यदि अपन इस पूरे ग्रुप बी को एक डब्बे में बंद कर दें, ग्रुप ए को एक डब्बे में बंद कर दें, तो ये दोनों डब्बे कौन से क्रम में जुड़ेंगे, ये दोनों डब्बे यदि जुड़ेंगे तो कौन से क्रम में जुड़ेंगे। मान लो अपन ने ऐसे 2 बॉक्स बनाए, ऐसे 2 बड़े बड़े बॉक्स बनाए, एक बॉक्स के अंदर तो अपन ने R1 को रख दिया और R2 को रख दिया, इसका एक संयोजक सरा यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से। इसमें अपन ने यहाँ से एक, यहाँ इस बॉक्स के अंदर 3 प्रतिरोध रखे हुए हैं, R3, R4 और R5। अब यदि इन तीनों में से ऐसे निकाल दें और अपन को ये प्रतिरोध, तो ये तो क्या हो गए अपन के बॉक्स हो गए, डब्बा है ये। अब यदि अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, इन दोनों डिब्बों के रूप में देखें तो ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में। इसका मतलब है ग्रुप ए में जितनी धारा है उतनी ही धारा किस में होगी, ग्रुप बी में। अब ग्रुप ए में धारा का मान कितना था अपने पास, 3 एम्पियर, तो ग्रुप बी के अंदर भी धारा का मान 3 एम्पियर। इस पूरे ग्रुप में जो मिला के धारा आएगी वो 3 एम्पियर आएगी। तो अपने पास ग्रुप ए में या ग्रुप बी में धारा पूछे, यहाँ यदि ग्रुप सी भी होता तो उसमें भी धारा का मान कितना होता, 3 एम्पियर ही होता। तो अपने पास में ग्रुपों की जब धारा की मान बात करी जाए तो ये ग्रुप अलग अलग हैं अपने पास, और जो ग्रुप जिस जगह है उस जगह अपन को उसकी धारा को अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो ग्रुप बी में कुल धारा का जो मान आएगा ये कितना आएगा, 3 एम्पियर। क्यों आया 3 एम्पियर, क्योंकि अपने पास अब चर्चा R1, R2, R3, 4, 5 की नहीं हो रही है, पूरे ग्रुप की चर्चा है, पूरे ग्रुप। और दोनों ग्रुपों को यदि एक डब्बे में बंद कर दिया जाए तो इनको यदि अपन देखें ये एक डब्बे में बंद है, ये एक डब्बे में बंद है, दोनों डब्बों को यदि अपन देखें तो ये श्रेणी क्रम में। तो इस पूरे ग्रुप में धारा 3 एम्पियर है, इस पूरे ग्रुप में भी धारा 3 एम्पियर है। अब अपने पास धारा का मान आ गया 3 एम्पियर। अब अपन के पास में अगला पॉइंट यदि अपन क्लियर करें तो इधर आ जाए अपन ग्रुप ए। ग्रुप ए में यदि अपन चर्चा करें कुल प्रतिरोध की, तो ग्रुप ए का जो कुल प्रतिरोध है वो तो है 6 ओम। अपने पास यहाँ पे ग्रुप ए की ये जो मान लिख रहे हैं अपन केवल ग्रुप ए के लिख रहे हैं,
IT कुल कितनी है, ये अपने पास 3 एम्पियर, ये अपने पास 3 एम्पियर है। अब यदि अपन को ग्रुप ए, इस पूरे ग्रुप की चर्चा हो रही है, इधर से कोई लेना देना नहीं है। इस ग्रुप ए में यदि कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान यदि पूछे तो अपन ने पढ़ रखा B बराबर IR होता है, लेकिन ग्रुप ए का कुल वोल्टेज ड्रॉप चाहिए। पूरे परिपथ की चर्चा नहीं हो रही है, अब केवल ग्रुप ए की हो रही है। यदि अपन से ग्रुप ए का कुल वोल्टेज ड्रॉप पूछे तो आगे कहीं उलझने की जरूरत नहीं है, कुल वोल्टेज ड्रॉप अपन यहीं पे निकाल देंगे। अपन को मान चाहिए ग्रुप ए का कुल वोल्टेज ड्रॉप, तो अपने पास में ग्रुप ए का कुल वोल्टेज ड्रॉप अपन जब निकालेंगे तो ग्रुप ए की कुल धारा चाहिए, ग्रुप ए का कुल प्रतिरोध चाहिए, और वो दोनों वैल्यू अपने पास में हैं। तो अपने पास मान रख देंगे यहाँ I की जगह 3 और R की जगह 6, तो कितना आ जाएगा 18 वोल्ट। कितना आ जाएगा 18 वोल्ट। अब अपन से ये जो चर्चा है ये पूरे ग्रुप की हो रही है। अब अपने पास 18 वोल्टेज ड्रॉप तो किसके द्वारा किए गए, ग्रुप ए के द्वारा। कुल वोल्टेज ड्रॉप पूरे परिपथ के जो है वो तो 24 हैं, लेकिन उस 24 वोल्ट में से 18 वोल्टेज का जो ड्रॉपेज है वो तो अपने पास किसने कर दिया, ग्रुप ए ने कर दिया। अब ग्रुप बी के पास कितने वोल्टेज पहुंचेंगे भाई, अपने पास मान लो अपन 2 भाई एक साथ पढ़ रहे हैं, घर से अपने पास में 2400 रुपये आए, उनमें से 1800 रुपये तो एक भाई ने रख लिए, तो अब दूसरे भाई को कितने पैसे मिलेंगे, 600 रुपये। तो अब वही कहानी यहाँ पे है, स्रोत से घर से जो आ रहे हैं वो तो 2400 रुपये आ रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे स्रोत से जो आ रहे हैं वो तो 24 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन जब वो 24 वोल्ट घर से चले तो पहले ग्रुप ए मिला, उस ग्रुप ए ने कितने वोल्टेज ड्रॉप कर दिए, 18। अब जो बचे हुए वोल्टेज हैं वो बढ़ेंगे आगे वाले ग्रुप के लिए, बचे हुए जो वोल्टेज हैं वो कितने रहेंगे, तो अपने पास ग्रुप बी के लिए कितने वोल्टेज बचेंगे, 6। या फिर अपन इसी की तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई, ग्रुप बी की चर्चा कर रहे हैं तो ग्रुप बी में सबसे पहले RT का मान देखें, तो RT का मान तो यहाँ पे कितना था, 2 ओम। अब अपने पास IT कुल धारा, ग्रुप की चर्चा हो रही है ध्यान रखना, कुल धारा जो है वो अपने पास 3 एम्पियर है। अब अपन यदि यहाँ पे कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान निकालेंगे तो इसी तरीके से निकालेंगे। BT कुल वोल्टेज ड्रॉप चाहिए अपन को ग्रुप बी का, तो ग्रुप बी की अपन क्या रखिए, कुल धारा का मान कितना है, 3 एम्पियर। ग्रुप बी का कुल वोल्टेज ड्रॉप के लिए कुल धारा को गुणा करना है किससे, कुल प्रतिरोध से, और ग्रुप बी का कुल प्रतिरोध है 2, तो अपने पास यहाँ आएगा 6 वोल्ट। तो ये 18 वोल्ट और 6 वोल्ट ये दोनों तो क्या हैं, ग्रुप के वोल्टेज ड्रॉप है। तो अपने पास में किसी भी ग्रुप की जब चर्चा हो तो ग्रुप ए में कुल वोल्टेज ड्रॉप, तो ग्रुप ए में कुल वोल्टेज ड्रॉप यदि देखें तो अपने पास में कितने आ रहे हैं, 18 वोल्ट। और 7वें पॉइंट में अपने से पूछ सकता है भाई, ग्रुप बी में कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना होगा, तो ये आ गया अपना आंसर 6 वोल्ट। तो ऐसे अपने पास ये आंसर 2 और आ गए। अब ग्रुप ए का आंसर अपने पास है, ग्रुप बी का है अपने पास, लेकिन अभी अपने पास अलग अलग वैल्यू किसी की नहीं आई है, R1 की भी नहीं आई है, R2, R3, R4, R5 किसी की नहीं आई है। अब तक जो चर्चा हुई है उसमें अपने पास एक जो आंसर अपन से, ये सारे क्वेश्चन है अपने पास, ये याद रखना, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन अपन से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो तो क्या था, अपन से परिपथ का कुल वोल्टेज ड्रॉप पूछा जा सकता है, और जब भी परिपथ का कुल वोल्टेज ड्रॉप पूछा जाए तो कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा याद रखना, परिपथ का कुल वोल्टेज ड्रॉप हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी अपने पास एक किरचॉफ का नियम है, वहाँ किरचॉफ का वोल्टेज नियम आएगा और वहाँ पे ये सारी चीज़ें अपनी क्लियर हो जाती है कि भाई किरचॉफ का वोल्टेज नियम कह रहा है इस बात को कि किसी भी परिपथ में होने वाला कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है। तो चलें अपन आगे बढ़ें। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें अपन से पूछा जा सकता है भाई परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा या परिपथ की कुल धारा कितनी होगी। तो 3 क्वेश्चन तो यहां तक हो गए। अपन से पूछा जा सकता है ग्रुप ए में कुल धारा का मान कितना होगा, तो ग्रुप ए में कुल धारा का मान 3 एम्पियर हो गया। अब अपने पास ग्रुप ए में कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब यहाँ 3 एम्पियर क्यों आया, क्योंकि परिपथ की कुल धारा के बराबर रहेगा किसमें, धारा का मान श्रेणी क्रम में।
तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधक जोड़ रहे हैं, इसमें मान लो एक प्रतिरोधक R6 यदि इधर जुड़ा होता, एक प्रतिरोधक और मान लेते हैं अपन कि R6 यदि इधर जुड़ा होता, तो उस R6 में भी धारा का मान कितना होता, 3 एम्पियर ही होता। तो श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोधक जोड़ रहे हैं वहां पर अपने पास धारा का जो मान होगा वो परिपथ की कुल धारा बोले तो IT के बराबर, और IT का मान अपने पास है कितना, 3 एम्पियर। और ग्रुप ए में जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में ही है, इसलिए ग्रुप ए में कुल धारा का जो मान है वो 3 एम्पियर हो गया। अब ग्रुप बी में अपन धारा देखें तो अब अपन पूरे ग्रुप को देख रहे हैं, R4 R5 या R6 को नहीं देख रहे, इन तीनों के ग्रुप को देख रहे हैं। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों को देखें तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो जितनी धारा का मान यहाँ होगा उतनी ही धारा का मान यहाँ होगा। अब यदि तीसरा ग्रुप होता तो वहां भी धारा का मान उतना ही होता, तो यहाँ अपने पास धारा का मान 3 एम्पियर, तो यहाँ भी धारा का मान 3 एम्पियर। तो अपने पास ग्रुप बी में भी कुल धारा का जो मान आया, IT का जो मान आया वो भी 3 एम्पियर। अब अपन से पूछा जा सकता है भाई ग्रुप ए में कुल प्रतिरोध अपन ने निकाल लिया, कुल धारा निकाल ली, तो कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान भी पूछ सकता है वो अपन से। तो ग्रुप ए में कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान 18 है और ग्रुप बी में 6 है। अब बोले कैसे आया ये, ग्रुप ए का कुल प्रतिरोध तो कितना है, इस पूरे ग्रुप का R1 R2 को मिला के 6 ओम, इन R1 R2 में दोनों में कुल धारा का जो मान है वो 3 एम्पियर है, और वोल्टेज अपन को चाहिए तो B बराबर होता है IR, लेकिन यहाँ ग्रुप ए का कुल वोल्टेज चाहिए, कुल वोल्टेज ड्रॉप है तो VT का मान चाहिए, और VT बराबर होता है IT इंटू RT। अपन ने I की जगह रखा 3 और RT की जगह रखा 6, तो अपना वोल्टेज ड्रॉप आया 18 वोल्ट। ऐसे ही अपन ने ग्रुप बी का कुल वोल्टेज ड्रॉप R4 R5 R6 किसी का नहीं निकाला है, ग्रुप बी का निकाल रहे हैं अपन। तो जब ग्रुप की बात हो रही है तो पूरे ग्रुप का अपन को प्रतिरोध लेना है, पूरे ग्रुप का अपन को धारा लेनी है, तो अपन के पूरे ग्रुप का वोल्टेज ड्रॉप भी आ जाएगा। अब पूरे ग्रुप का धारा का मान तो 3 एम्पियर, प्रतिरोध का मान 2 एम्पियर, तो वोल्टेज का मान 6 वोल्ट आया। तो प्रतिरोध 2 ओम, धारा 3 एम्पियर, तो वोल्टेज का मान 6 वोल्ट आया। तो यहां तक सारा क्लियर हो गया होगा। अभी तक जो चर्चा थी वो पहले तो अपन ने करी परिपथ की, फिर अपन ने करी अलग अलग ग्रुप की। अब अपन जो चर्चा करेंगे वो अलग अलग करेंगे। R1 में धारा कितनी होगी, R1 का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, R1 में R2 में धारा वोल्टेज ड्रॉप, R3 R4 R5 में अलग अलग धारा कितनी होगी और वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना होगा। तो यहाँ तक अपने सारे पॉइंट क्लियर हैं, तो आगे के पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलो अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अपने पास यहां से अपन ले लेते हैं। अब अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं R1 में धारा का मान। तो R1 में अब जो धारा का मान आएगा वो कितना आएगा, तो R1 को देखो सबसे पहले तो अपन यहां से चलते हैं कि ये 24 वोल्ट का स्रोत है, यहां से जो धारा चल रही है, यहां से जो धारा चल रही है इस धारा का मान है 3 एम्पियर, इस धारा का मान 3 एम्पियर है। यहां से ये 3 एम्पियर की जब धारा चलेगी अपने पास, तो इस R1 में प्रवेश करेगी, और R1 से धारा कहीं विभाजित हो रही है, नहीं हो रही, तो यहां से जो धारा चली 3 एम्पियर की वो R1 में से गुजरेगी, R1 में से गुजर के वो जाएगी R2 में, और R2 से निकल के R2 से निकल के वो इस बिंदु पे आएगी। तो यहां से लेके यहां तक तो धारा को केवल एक ही मार्ग है, और जहां तक धारा को एक ही मार्ग होगा तो यहां तो मान में ना कोई कमी आएगी ना कोई वृद्धि आएगी, क्योंकि यहां से जब धारा चली तो यहां से लेकर यहां तक तो पूरा एक ही मार्ग है, और एक ही मार्ग श्रेणी संयोजन होता है, और श्रेणी संयोजन में धारा का मान हमेशा परिपथ की कुल धारा के बराबर होता है। तो परिपथ की जो कुल धारा है वो है अपने पास 3 एम्पियर। तो इसका मतलब R1 में धारा का जो मान होगा वो कितना होगा 3 एम्पियर। गला खराब हो गया। R2 में भी धारा का मान कितना आएगा 3 एम्पियर। तो अब अपने पास अपन चर्चा कर रहे भाई यहाँ 3 एम्पियर मान कहाँ से आया, तो गौर करो थोड़ा सा
स्रोत से जब धारा चली तो अपने पास यहाँ से लेकर के और यहाँ तक तो पूरा एक ही रास्ता है और एक ही मार्ग किस संयोजन में मिलता है धारा के लिए, तो श्रेणी। जब संयोजन होगा तो वहाँ केवल एक ही मार्ग होगा और एक ही मार्ग होगा तो वो श्रेणी संयोजन है। और श्रेणी संयोजन में धारा का जो मान आता है किसी भी प्रतिरोध में वो परिपथ की कुल धारा के बराबर आएगा। और परिपथ की कुल धारा का मान अपने पास है कितना, 3 एम्पियर। भाई परिपथ की कुल धारा का मान 3 एम्पियर है तो यहाँ से 3 एम्पियर की धारा चलेगी तो R1 में भी 3 एम्पियर मिलेगी और R2 में भी 3 एम्पियर। तो R1 में धारा का जो मान आएगा वो अपने पास कितना आएगा, तो ये मान है अपने पास 3 एम्पियर। अब अपने पास में R1 में वोल्टेज ड्रॉप भी पूछ सकता है वो अपन से। R1 में वोल्टेज ड्रॉप का मान, R1 कितने वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो R1 में वोल्टेज ड्रॉप का मान पूछे अपन से तो भैया R1 की मान अपन निकाल रहे हैं V1 और V1 R1 का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कहलाएगा V1 और V1 बराबर जब भाई तो अपन V बराबर क्या लिखते हैं IR और V1 निकालना हो तो I1 और R1। अब अपने पास ये 3 एम्पियर जो मान आ रहा है ये I1 का मान है और ये अपने पास 4 ओम जो है ये R1 का मान है। तो अपने पास में I1 का मान तो कितना है 3 एम्पियर और R1 का जो मान है वो 4। तो अपने पास में V1 का जो मान आएगा ये कितना आएगा 12 वोल्ट। तो R1 में होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप का मान है वो तो कितना हो गया 12 वोल्ट। तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि भाई धारा का मान अपन को अलग अलग देखना है किस प्रतिरोधक में कितना है। तो अपने पास में R1 में प्रतिरोध का मान तो कितना हो गया 4 और धारा का मान 3। तो R1 में वोल्टेज ड्रॉप का जो मान आया वो 12 आया। ऐसे ही अपन अब देखेंगे भाई R2 में धारा का मान, R2 में धारा का मान, तो R2 में धारा का जो मान है वो परिपथ की कुल धारा के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये श्रेणी संयोजन में जुड़ा हुआ है। तो R2 में धारा का मान 3 एम्पियर और इस धारा को अपन बोलेंगे I2। R2 का मान है 2 ओम। अब अपने पास R2 में वोल्टेज ड्रॉप का मान जब भी पूछा जाए, R2 में वोल्टेज ड्रॉप का मान, तो वोल्टेज ड्रॉप किसका पूछ रहा है R2 का, तो उस वोल्टेज ड्रॉप को अपन बोलेंगे V2 और V2 बराबर होगा I2 इंटू R2, IT इंटू R2। I2 का जो मान है वो कितना अपने पास 3 एम्पियर, तो अपन यहाँ लिखेंगे 3, I2 का मान रखेंगे 3 और R2 का जो मान है वो है 2 ओम। तो अपने पास V2 का जो मान आएगा वो आएगा अपने पास 6 वोल्ट। कितना आया 6 वोल्ट। तो अपने पास में V1 का मान आ गया एक तो और एक V2 का मान आ गया। तो अपने पास में 2 मान तो आ गए और R1 और R2 दोनों ए ग्रुप में हैं और ए ग्रुप का कुल वोल्टेज ड्रॉप का जो मान आया था वो आया था 18। अब यदि अपन दोनों के मान को जोड़ दें तो इनके वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये श्रेणी संयोजन में है और श्रेणी संयोजन में वोल्टेज ड्रॉप का मान अलग अलग होता है। धारा का मान तो एक समान होता है, 3-3 एम्पियर है धारा तो, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप का मान अलग अलग होता है। वो अलग अलग कैसे है कि एक प्रतिरोधक में तो 12 वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, एक प्रतिरोधक में 6 वोल्ट हो रहे हैं। R1 12 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है और R2 कर रहा है 6 वोल्ट। अब 12 वोल्ट तो अपने पास में R1 ने ड्रॉप कर दिए और अपने पास 6 वोल्ट अपन ने R2 ने ड्रॉप कर दिए। तो अपने पास V1 का मान और V2 का मान भी आ गया। तो V2 का जो मान आया वो तो 6 वोल्ट और V1 का जो मान आया है वो 12 वोल्ट। अब अपने पास में V1 V2 के मान क्लियर हो गए तो V3 V4 V5 का भी मान क्लियर होएगा। लेकिन अब R1 और R2 ने मिलके R1 प्लस R2 का कुल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, कुल वोल्टेज ड्रॉप यदि पूछ ले तो R1 और R2 के में यदि तो 12 प्लस 6 तो अपने पास 18 वोल्टेज ड्रॉप, जो क्या कहलाया अपना ग्रुप ए। तो ग्रुप ए का कुल वोल्टेज ड्रॉप 18 इस तरीके से आया अपने पास में। अब अपन ने इनके मान अलग अलग भी निकाल करके देख लिए। अब इसी तरीके से अपन को R1 और R2 में धारा वोल्टेज देखे, इसी प्रकार से अपन को अब चर्चा करनी है किसके बारे में, ग्रुप बी के R4 R3 R4 और
R5 के बारे में। अब इनकी चर्चा यदि अपन को करनी है तो ये सारी चर्चाएं यहाँ तक क्लियर हो गई। अब इन चर्चाओं में ये क्लियर कर लो 2 पॉइंट कि भाई अपन ग्रुप बी में तो जा रहे हैं, लेकिन धारा कितनी लेके जा रहे हैं अब और वोल्टेज कितना लेके जा रहे हैं। अपन चले कहाँ से, यहाँ से कितने एम्पियर की धारा और कितने वोल्टेज लेके चले। जब अपन स्रोत से चले तो अपने पास 24 तो वोल्टेज थे और 3 एम्पियर की धारा थी। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। भाई यहाँ से अपन जब चले तो 24 तो अपने पास क्या थे, वोल्टेज, और 3 क्या थे, 3 एम्पियर की क्या थी, धारा। अपन जब यहाँ से लेके चले तो इस 24 वोल्टेज में से 12 वोल्ट तो किसने ड्रॉप कर दिए, R1 ने। इसका मतलब 12 वोल्टेज तो R1 ने रख लिए। इससे आगे जब बढ़े तो 6 वोल्टेज किसने रख लिए, R2 ने। तो इसका मतलब ग्रुप ए ने कुल मिला के कितने वोल्टेज ड्रॉप कर लिए, 18। अब ग्रुप बी के पास कितने वोल्टेज पहुंचेंगे, तो ग्रुप बी के पास वही वोल्टेज पहुंचेंगे जो R1 R2 मतलब ग्रुप ए से बचे। ग्रुप ए ने कर दिया 18, अपन लेके चले 24, तो बचे कितने, 6। तो एक तो ये पॉइंट क्लियर कर लो भाई, अपने पास यहां जो मान आएगा वोल्टेज का वो कितना आएगा, 6 वोल्ट। अब यहां जो संयोजन है वो समानांतर है। इधर से जो बच के आए वो वोल्टेज कितने थे, 6 थे, और 6 वोल्ट अब अलग अलग रहेंगे या एक समान रहेंगे। तो ये चीज अपन समानांतर संयोजन या पैरेलल कनेक्शन वाली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। आज फिर से अपन इसमें क्लियर कर लें कि समानांतर संयोजन में मिलने वाली जो वोल्टेज है वो सबके लिए एक समान होगी, सबके लिए एक समान। इधर से जो वोल्टेज बच के आई 12 और 6 18 तो इन्होंने ड्रॉप कर दिए, बचे हुए अपने पास 6 वोल्ट हैं, क्योंकि स्रोत से अपन लेके आए 24 में से अपन 12 इसने रख लिया R1 ने, 6 इसने रख लिए, 18 दोनों ने मिला के ड्रॉप करे, तो बचे हुए 6 वोल्ट जाएंगे ग्रुप बी के लिए। ग्रुप बी में जो जुड़े हुए हैं वो सब समानांतर क्रम में है। ये 3 प्रतिरोधक है, 3 की जगह यहाँ 2 होते तब भी दोनों को 6 मिलते, 3 है तो तीनों को 6 मिलेंगे। यदि यहाँ ये प्रतिरोधक अपने पास 10 प्रतिरोधक इसी तरीके से जुड़े होते तो सभी को 6 वोल्ट मिलते। क्यों मिलते, क्योंकि ग्रुप बी में जो प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं ये समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में सभी में वोल्टेज का मान एक समान होता है। तो बचे हुए जो 6 वोल्ट यहाँ आए, ग्रुप ए से बच के आए 6, वो 6 वोल्ट अब सबको 6 बराबर मिलेंगे। इसका मतलब यदि R3 में अपन से मान पूछे तो अपन यहाँ लिखेंगे V3, तो V3 का जो मान आएगा वो 6 वोल्ट आएगा। V4 का जो मान आएगा वो 6 वोल्ट आएगा। V5 का जो मान आएगा वो 6 वोल्ट आएगा। तो अपने पास V3 V4 V5 इनके मान के लिए अपन को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि कैलकुलेशन करके भी आप निकालना चाहते हो तो वो तरीका भी आगे आने वाला है। पहली बात तो कोई कैलकुलेशन की अपन को आवश्यकता नहीं है। तो अपने पास में यहाँ पे 6 वोल्ट क्यों आए, क्योंकि भाई 12 वोल्ट R1 ने ड्रॉप करें, 6 वोल्ट R2 ने ड्रॉप कर दिए, बचे अपने पास 6, जो बचे वही अपन को ग्रुप बी को मिले। ग्रुप बी में सारे रेजिस्टेंस R3 R4 और R5 ये जुड़े हुए हैं समानांतर में, और समानांतर में सभी को वोल्टेज का मान बराबर रहेगा। तो बच के आए 6, तो R3 में भी 6 वोल्ट मिलेंगे, R4 को भी 6 वोल्ट मिलेंगे, R5 को भी 6। ऐसे V3 V4 और V5 इन तीनों का जो मान है वो कितना आएगा, तो वो आएगा अपन का 6 वोल्ट। चलो अपने पास बोर्ड छोटा पड़ गया थोड़ा सा, फिर भी करते हैं कोशिश के इसी बोर्ड पे आ जाए। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 तो इधर भी हो सकता है, एक 9वां नंबर, यहाँ पे अपने पास 10 नंबर और एक 11 नंबर और ये 12 नंबर। इसी में से अपन से 13वां क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है। अब अपन से ये पूछ सकता है कि भाई R3 में वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होगा। केवल वो अपन से R3 में पूछ रहा है। तो R3 में वोल्टेज ड्रॉप का जो मान आएगा वो कहलाएगा अपन का V3। तो B3 का जो मान आएगा वो 6 वोल्ट आएगा। ऐसे ही अपन से 19वें नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, वो R3 का नहीं पूछे, वो केवल R4 में वोल्टेज ड्रॉप का मान पूछ ले अपन से। R4 में वोल्टेज ड्रॉप का मान, तो R4 का वोल्टेज ड्रॉप कहलाएगा B4 और B4 का मान 6 वोल्ट। ऐसे ही अपन से 20वां क्वेश्चन इसी में से तैयार हो जाएगा। भाई R5 में वोल्टेज ड्रॉप का जो मान आएगा, तो R5 का वोल्टेज ड्रॉप कहलाएगा B5 और B5 का मान आएगा 6 वोल्ट। तो इस तरीके से अपने पास में ये 3 में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है या तीनों को एक साथ पूछ सकता है। तो ये भी ध्यान रखना अपने पास में R1 R2
कि अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप पूछ सकता है, R3, R4, R5 के भी अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप पूछ सकता है। तो R1 का तो हो गया 12, R2 का 6 और R3, R4 और R5 में सब में 6-6 वोल्टेज का ड्रॉप है, एक समान है क्योंकि ये तीनों समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। चलो अब अपन के पास यहाँ पे बचा हुआ है, तो यहाँ बचा हुआ है तो ये भाई धारा का मान बचा हुआ है। किसका मान बच रहा है? धारा का। अब अपने पास धारा का जो मान बच रहा है तो ये ध्यान रखना है कि ये सबसे पहले संयोजन की यदि बात करें तो ये समानांतर क्रम में, और समानांतर क्रम में धारा का जो मान होता है वो अलग अलग होता है, तो यहाँ पे धारा का मान अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। तो अपने पास धारा का मान अपन को अलग अलग निकालना है, और धारा का मान अलग अलग निकालना है तो अलग अलग ही क्वेश्चन अपन से पूछ सकता है। तो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 21 इसी टॉपिक का अपन ले लेते हैं, और इसमें अपन से वो पूछ रहा है कि भाई R1 में धारा का मान क्या होगा। R1 में धारा का मान क्या होगा, डायग्राम दे दिया और अपन से सीधा सीधा उसने पूछ लिया कि भाई R1 में धारा। तो सबसे पहले तो धारा बोले तो I, और I बराबर क्या होता है? B/R। I बराबर होता है B/R। लेकिन अपन से धारा किसकी पूछ रहा है वो, सॉरी R1 नहीं, R3 की चर्चा कर रहे हैं अपन। R3 में धारा का मान क्या होगा? R1 की धारा अपन निकाल चुके हैं, R2 की भी निकाल चुके हैं, अब जो चर्चा है वो R3 की है। तो R3 में धारा का मान क्या होगा? तो R3 की धारा निकलेगी वो तो कहलाएगी I3, यहाँ कहलाई I1, ये कहलाई I2। अब R3 में जो धारा निकलेगी वो क्या कहलाएगी? I3। और I3 ज्ञात करना है तो ये ध्यान रखना अपन को V3 का मान चाहिए और R3 का मान चाहिए। अब देखो अपने पास V3 का मान है या नहीं है, तो V3 का मान अपने पास है। V3 का जो मान है वो कितना है? 6 वोल्ट। तो अपन V3 की जगह रखेंगे 6, ये 6 की जगह 60 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन मान जो है वो उसको अपन को सीखना है कि कौन सा मान कहाँ रखना है। तो B3 का जो मान है 6 वोल्ट, उसको अपन ने B3 की जगह रख दिया। R3, और R3 का मान है 6 ओम, अपन ने 6/6 का भाग देंगे तो अपने पास 1 एम्पियर की धारा किस में आएगी? R3 में। तो इसका मतलब I3 का जो मान आया वो कितना आया अपने पास? 1 एम्पियर। तो I3 का मान यहाँ लिख सकते हैं अपन, भाई I3 का जो मान है ये अपने पास 1 एम्पियर। चलो अपन आगे बढ़े ऐसे। तो अपने पास में एक क्वेश्चन अपन से यहाँ ये भी बनेगा, भाई R4 में धारा, तो धारा का प्रतीक है I, का मान क्या होगा। अब अपन देखें तो अपने पास R4 में जो धारा आएगी वो कहलाएगी अपन की I4। R4 में जो धारा आएगी वो कहलाएगी I4, और I4 बराबर अपन क्या लिखेंगे? B4/R4। B4/R4। अब ये देखो B4 का मान है क्या? तो V4 का जो मान है वो है 6 वोल्ट। B4 की जगह अपन रखेंगे 6 वोल्ट, और R4 की जगह अपन 6, क्योंकि R4 का मान 6 है। अब यहाँ समान मान के थोड़े अपन ने इसलिए लिए कि थोड़ा समझने में और समझाने में आसानी रहे। बाकी ये मान यहाँ 6 है तो ये यहाँ 12 भी हो सकता है, यहाँ 60 भी हो सकता था, यहाँ 80, 100, 50 वैल्यू कोई भी हो सकती है। सीखना है अपन को मान कहाँ से उठा के कैसे और कैसे जमाने। तो V4 का मान आया अपने पास 6 वोल्ट, तो अपन ने यहाँ 6 रख दिया, और R4 का मान है 6, तो यहाँ भी धारा का मान 1 एम्पियर आएगा, क्योंकि ये सब समान मान के। ऐसे ही अपने पास में हो सकता है वो अपन से 23वें क्वेश्चन के रूप में अपन से ये पूछ ले कि भाई R5 में धारा का मान क्या होगा। R5 में धारा का मान क्या होगा? तो R5 में जब धारा निकालेगी तो वो धारा कहलाएगी अपन की I5, और I5 बराबर होगा B5/R5। I5 बराबर B5/R5। B5 का मान है अपने पास 6 वोल्ट, और R5 का मान है 6 ओम। 6 की जगह 12 होता तो अपन यहाँ 12 रखते, 3 होता तो 3, और 10 होता तो 10, काटेंगे तो यहाँ मान आएगा 1 एम्पियर। तो इस तरीके से अपने पास में ये तीनों आंसर भी आ गए। अब अपने पास में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अपन ने मिश्रित संयोजन का पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है। एक के सबसे पहले टोटल निकाल लिया सबका अलग पूरे परिपथ का वोल्टेज, पूरे परिपथ की धारा,
पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकाल लिया। फिर ग्रुप ए का कुल वोल्टेज ड्रॉप, ग्रुप ए का कुल प्रतिरोध, ग्रुप ए की कुल धारा निकाल ली। ग्रुप बी का कुल वोल्टेज, ग्रुप बी का कुल प्रतिरोध, ग्रुप बी की कुल धारा निकाल ली। R1 का वोल्टेज ड्रॉप, R1 की धारा निकाल ली। R1 में R2 का वोल्टेज ड्रॉप, R1 की धारा। R3 का वोल्टेज ड्रॉप, R3 की धारा। R4 का वोल्टेज ड्रॉप, R4 का धारा। R5 की वोल्टेज ड्रॉप और R5 की धारा। इसके बाहर अब अपने पास कोई क्वेश्चन इसके अंदर नहीं बचा है। तो इस टाइप से अपने लगभग 23 क्वेश्चन अपन ने इस डायग्राम के द्वारा सॉल्व करे। अब ये ध्यान रखना है इनमें से वो किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन अपन से पूछ सकता है। ग्रुप का पूछ सकता है, एक का पूछ सकता है, पूरे का पूछ सकता है, परिपथ का पूछ सकता है। अब अपने पास में ये तो हुए नॉर्मल न्यूमेरिकल्स। इन क्वेश्चनों में भी यदि वो घुमा दे अपन को कि भाई यहाँ से यदि R5 रेजिस्टेंस से वो ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा, तो अपन को ये सारी चीज़ें और डीपली और समझनी है तो लगातार वीडियो देखते रहो। सारी टाइप के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल इनके बहुत सारे हैं। कम मिश्रित संयोजन के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हैं और एग्जाम में सबसे ज़्यादा मिश्रित संयोजन ही आता है, ये ध्यान रखना। तो मिश्रित संयोजन को समझने के लिए वीडियो को आराम से देखें, समझें। कोई पॉइंट यदि क्लियर नहीं आया समझ में, कहीं डाउट रह गया तो कमेंट में ज़रूर डालें। और आगे लगातार वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।